रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना रही है। वहीं जहां रूस एक और यूक्रेन के शहरों पर लगातार हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन का हौसला भी बरकरार है। यूक्रेन भी रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। वैसे तो रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 20वां दिन है, लेकिन इस जंग को रोकने के लिए कोई मजबूत कदम अब तक नहीं उठाए गए हैं। दोनों देशों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा ही साबित हुई। इस बीच लंबी खींचती जंग के बीच रूस के सैन्य उपकरण और गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस के पास सिर्फ 10 दिन का ही गोला बारूद बचा है। एक तरफ जहां गोला बारूद खत्म हो रहा है, वहीं रूस को जंग के मैदान में बढ़त बनाने में भी बहुत मुश्किल आ रही है। यही नहीं, जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है, वहां भी उसे बनाए रखना भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अमेरिका ने ये दावा ऐसे समय पर किया है जब ऐसी खबरें आई हैं कि रूस ने चीन से सैन्य मदद के रूप में हथियार और ड्रोन विमान मांगे हैं। दूसरी ओर रूस यूक्रेन की जंग ने दुनिया को 2 धड़ों में बांट दिया है। कुछ देश और ताकतवर लोग यूक्रेन के साथ हैं, तो कुछ लोग रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सही ठहरा रहे हैं। इस बीच स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने पुतिन को खुला चैलेंज दे डाला है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलन मस्क ने पुतिन को 1-to-1 चैलेंज देते हुए एक ट्वीट किया। मस्क ने कहा कि क्या पुतिन आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार हैं? इस सिंगल मुकाबले में यूक्रेन दांव पर रहेगा। रशियन भाषा में किए गए इस ट्वीट को पुतिन के लिए सीधी ललकार माना जा सकता है। वहीं इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अपने देश की सेना और लोगों में लगातार हौसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर दिन एक वीडियो संदेश जारी कर अपने लोगों में जान फूंकने का काम करते हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को भी जेलेंस्की का नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो रूसी सैनिकों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की वीडियो मैसेज में रूसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी लोगों की ओर से हम आपको जीने का मौका देते हैं। यदि आप हमारी सेना के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो हम आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा इंसानों के साथ किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग दिन प्रतिदिन भीषण होती जा रही है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। इस जंग को रोकने के लिए कई प्रयास भी हुए हैं, लेकिन सभी नाकाम रहे। ऐसे में सभी शांति प्रिय देशों को इंतजार है कि आखिरकार ये जंग कब खत्म होगी। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद जहां एक और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार की समीक्षा कर आने वाले चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। 5 राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद मंगलवार को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। अंबेडकर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में जैसे ही पीएम मोदी का आगमन हुआ, वैसे ही सभी नेताओं ने खड़े होकर तालियों के साथ पीएम का स्वागत किया। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी संसदीय दल की हुई बैठक में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर जमकर प्रहार किया। इसके साथ ही बैठक में कश्मीरी पंडितों को लेकर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स का भी जिक्र हुआ। पीएम मोदी ने इस फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि कश्मीर फाइल्स की तरह और भी बेहतरीन सिनेमा बनना चाहिए, ताकि घटनाओं का सच सबके सामने आ सके। वहीं परिवारवाद पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है और हमें इसके खिलाफ लड़ना है। हमारे बहुत से सांसद मंत्रियों के बच्चों को हमने चुनाव में टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी के बेटे बेटी को टिकट नहीं मिली तो ये मेरी वजह से है। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर तारीफ करने के साथ साथ पीएम मोदी ने बैठक में पंजाब में मिली हार पर समीक्षा करने की बात दोहराई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली है, उसकी वजह क्या है, इसका पता लगाने की जिम्मेदारी सांसदों को दी गई है। उन्होंने कहा कि सांसद हार के कारणों का पता करने के लिए रिपोर्ट बनाएंगे और फिर उस पर काम किया जाएगा।
गौरतलब है कि पीएम मोदी देश के साथ साथ पार्टी में भी काफी लोकप्रिय नेता हैं, जिसका असर सभी चुनावों में देखा जा सकता है। बीजेपी के दूसरे नेता भी पीएम के इस बात से काफी प्रभावित रहते हैं कि कैसे पीएम मोदी एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं। वहीं जीत के साथ साथ पीएम मोदी की हार की समीक्षा करना भी उनकी अलग छवि को दर्शाता है। बीते 3 महीनों से जिस हिजाब विवाद ने पूरे देश में बवाल मचा दिया था, जिस हिजाब विवाद ने दुनिया में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे, आखिरकार उस विवाद पर मंगलवार को कर्नाटक ने फैसला सुना ही दिया। हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वहीं इस फैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। छात्रों के लिए शिक्षा जरूरी है। सभी लोग हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें, शांति बनाए रखें। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस JM काजी की बेंच उडुपी की मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर सुनवाई के लिए गठित की गई थी। इन लड़कियों ने मांग की थी कि उन्हें क्लास में स्कूली यूनिफॉर्म के साथ साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी में हुई थी। यहाँ उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थी। इसके बाद लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया था, जिसके बाद इस विवाद ने कर्नाटक से लेकर पूरे देश भर में हंगामे का रूप ले लिया। जगह जगह भारी विरोध प्रदर्शन हुए और कई जगह हिंसा की भी तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद विवाद को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला सुनाया। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी। प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। गौरतलब है कि 25 फरवरी को ही कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पहली सुनवाई 8 फरवरी 2022 को की थी। फिर 9 फरवरी को सिंगल बेंच ने मामले को बड़ी बेंच में भेजा था। इसके बाद 10 फरवरी को 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की और अगले आदेश तक छात्रों के धार्मिक पोशाक पर रोक लगा दी गई थी। आजकल अगर किसी मूवी की देश और दुनिया में चर्चा हो रही है तो वो है द कश्मीर फाइल्स। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और उनके ऊपर हुए अत्याचारों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने देश में जबरदस्त धूम मचा रखी है। सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म की चर्चा हो रही है। 11 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने थिएटर्स में नए रिकॉर्ड और इतिहास बनाए हैं। बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की ये शायद पहली फिल्म है जिसके बिजनेस में 3 दिन में 325% का उछाल देखने को मिला और इस फिल्म ने अब तक 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी कर ली है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश के तमाम लोगों के साथ राजनेताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी खुद इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। बीते दिनों पीएम मोदी ने फिल्म की टीम से मुलाकात की थी और उन्हें इसकी बधाई भी दी थी। वहीं मंगलवार को हुई बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने फिल्म की जमकर तारीफ की है और विपक्षी पार्टियों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है।
इसके साथ ही पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर हमला करते हुए कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचारों को छुपाने का भी आरोप लगाया। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी कोशिश में लग गई है। वैसे तो द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों को उजागर करते हैं, लेकिन इस फिल्म ने राजनीतिक गलियारों में भी कईयों के चेहरों को उजागर कर दिया है, जिसके बाद कश्मीर फाइल्स पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। इसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी कश्मीरी पंडितों की हत्याओं और पलायन को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के पटल से कांग्रेस पर उस समय कोई एक्शन न लेने का आरोप लगाया। नो डिफरेंस बिटवीन मदर एंड डॉटर। हस्बैंड के सामने वाइफ का, you will understand, sir. Can't even utter this here. Can't even utter this. People were threatened. You will convert or else you will not be alive. ये हुआ उस समय, मगर सच्चाई बाहर आने के हर बार कुछ ना कुछ आतंका। नहीं, that didn't happen. Denial. आज भी डिनायल हो रही है। और जब इस फिल्म के बारे में कोई ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे थे, बहुत सारे मेंबर्स उसके ऊपर बात किए। इवन नाउ, ये मैं दुख के साथ, वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण बहुत बैठे हैं इधर, कल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से डिनायल का ट्वीट्स लगातार आया और ये भी बोले कश्मीरी पंडित खुद जाकर के चल गए कश्मीर से उनके खुद की मर्जी से, ना कि कुछ हुआ। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने उस समय की सरकार पर हिंदुओं को उनके हाल पर छोड़ जाने का भी आरोप लगाया। सच्चाई में बोलूं सर, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, हसनन मसूदी जी हैं इधर, उनके गवर्नमेंट था JNK में, और उसमें पार्टनर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। और दुख से ये भी मैं कह रहा हूं, नाम नहीं ले रही हूं, तब की चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को उनके अपने नसीब देख लो भैया करके विदेश चले गए। ये भी सच है जी। जम्मू कश्मीर के तब की सरकार की चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को उनके नसीब को छोड़ करके देश विदेश चले गए। दरअसल बीजेपी कांग्रेस के उन ट्वीटों पर आक्रामक है जिनमें केरल कांग्रेस ने उस समय हुए नरसंहार में कश्मीरी पंडितों की बजाय मुस्लिम आबादी को ज्यादा पीड़ित बताया और बीजेपी पर कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन पर बनी ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज हुई है। फिल्म में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर करने की कहानी को दर्शाया गया है। वैसे तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी कई फिल्में अब तक आ चुकी हैं, लेकिन अब तक ऐसी फिल्म नहीं आई जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से भगाने के लिए मजबूर कर दिया था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.